हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन सिकंदर के आहा गाने ओहो मतलब सुन सुन के हम तो एकदम खुश हो रहे हैं। और जब पता चला कि भाई अमित मिश्रा जी गाना गा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी गाने हैं उसमें से लोग थिरकते ही हैं, गाते ही हैं, कंटिन्यू गाते रहते हैं। तो हम सोचे कि लाओ भाई उन्हें ही बुला लेते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। स्वागत करते हैं अमित जी आपका सास बहू बेटियां में। जी नमस्कार मौशी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं? चेहरे की स्माइल और चमक तो बता रही है कि बहुत सारा फीडबैक मिला है, गुड गुड वाला। जी नहीं, वो आपको देख करके स्माइल तेज अच्छी होगी मौसी जी। जी। अरे फीडबैक तो धन्यवाद। अच्छा है ये गाने का। पर आप आपका ये अवतार देख करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा धन्यवाद। अच्छा जानना चाहेंगे अमित, मतलब फीड देखिए, कोई भी गाना आता है, जी। जब तक गाना सुबह उठते के साथ ही दिमाग में चलना ना शुरू हो जाए और रात तक वही गाने की धुन की सवार रहे, तो समझ लीजिए वो गाना हिट, सुपर हिट, डुपर हिट है। तो जानना चाहेंगे आपके इस गाने के बारे में, सिकंदर का जो गाना है। जी ओके। सो मैम, दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय सिद्धांत मिश्रा जी। एंड इसे लिखा समीर सर ने, समीर रंजन साहब ने। ऑफ कोर्स इसे गाया है मैंने और आकाशी सिंह जी ने, सिद्धांत मिश्रा जी ने। इसका रिफ भी कंपोज किया है सिद्धांत मिश्रा जी ने। और ये जैमेट का इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है। ये जैमेट के थ्रू, जैमेट जो कि प्रीतम दा का एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू ये गाना रिलीज हुआ। तो मुझे आई एम ग्लैड दैट गॉट द चांस टू सिंग अगेन फॉर सलमान खान सर। एंड ऑफ कोर्स इट्स डूइंग वेरी गुड। एंड मूवी के रिलीज होने के बाद एज पर द सॉन्ग हैज बिकम इवन मोर पॉपुलर। एंड थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ सास बहू और बेटियां। देखिए सुबह से उठते के साथ ही एक बार कोई किसी के मुंह से जरा सा सुन लो गाना, फिर वही गाना जबान पे रहता है, कुछ भी काम करो दो लाइन आ जाती है मुंह पे। तो इसीलिए हमने सोचा कि लाइए आपसे मुलाकात करते हैं और क्यों ना वो गाना आप ही से सुनते हैं इसी सेशन में। जी ओके। सिकंदर नाचे नाचे, सिकंदर नाचे नाचे नाचे, हो गए मस्त मलंगा नाच, सिकंदर नाचे नाचे। सो दिस इज द हुक लाइन ऑफ द सॉन्ग, यस। सही बात है। देखिए हुकी लाइन तो है जो सबके जबान पे चढ़ी हुई है। और जाहिर जाहिर सी बात है, मतलब थैंक सिकंदर यू सो नाचे और मच। सिकंदर ने तो नाचा ही है। दर्शक भी इस पर जी। नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं गाने पर। तो क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिलती है जब ऐसा होता है। जब बहुत अच्छा लगता है जब एक अच्छे प्रोडक्ट, एक अच्छे प्रोजेक्ट का हम पार्ट बनते हैं। एंड इस बारी आप कह सकते हैं कि इट वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स इसके पहले भी सलमान सर के लिए जब गाना गाया है, तो वो भी काफी अच्छा गया है। जैसे प्रीतम दा का एक म्यूजिक आया था जिसमें मूवी का नाम था ट्यूबलाइट। सलमान सर की हम्म। मूवी थी, उसमें रेडियो सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा। तो दैट वाज आल्सो प्रीटी मच हिट। उसके बाद रेस 3 में एक गाना आया था, अल्लाह दुहाई है, जो कि मैंने फिर से सलमान सर के लिए गाया था। एंड दिस वुड बी द थर्ड सॉन्ग फॉर सलमान सर। और लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आई गेस वो एक मोटिवेशन होता है। एंड इट मेक्स मी इवन मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए और तैयारी कर रहा हूँ अभी अच्छे से। जी। ये तो बात सही कही। देखिए ऐसा है कि कलाकार की आवाज से जिस सिंगर की आवाज मैच कर जाए वो हिट है। और कहीं ना कहीं अमित, आपकी आवाज उनके मतलब उनके चलने में, उनके बैठने में, उनके बोलने में फिट होती है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि मतलब अमित और सलमान अलग अलग हैं। तो जी क्या कहेंगे, मतलब तीसरा गाना है ये, जी ऐसा मैम, फीडबैक एक्चुअली आपको मिला है? टू से टू जस्ट पुट ओवर अ पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे मैंने रणवीर साहब के लिए 2 गाने गाए। रणवीर कपूर साहब के लिए जब 2 गाने मैंने गाए, पहला था रांझन दयाल बोले, सेकंड वाज गलती से मिस्टेक, जग्गा जासूस का। उसके बाद फिर वरुण धवन साहब के लिए मैंने 3 प्लेबैक किए। तो मुझे ऐसा लगता है दीज ऑल एक्टर्स आर सुपर ब्रिलियंट, कि जब भी मैं उनके लिए रिकॉर्ड करता हूँ, मे बी ये वॉइस का जो आप कह सकते हैं माता रानी की कृपा है या फिर महादेव की कृपा है, कि जो ये वॉइस को जो एक कहते हैं ना माइक फ्रेंडली वॉइस होती है, माइक्रोफोन फ्रेंडली, प्लेबैक फ्रेंडली वॉइस, या फिर जो हीरोइज्म वाली वॉइस होती है, वो शायद से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है मेरी वॉइस को। एंड मूवी के सिनेमा में वो पसंद भी करते हैं उसे उस तरीके से। और मुझे पर लगता है जो एक्टर्स हैं वो इतना अच्छे से, जैसे इफ आई वो जस्ट जैसे रांझण दयार बोलिया को जब आप सामने से आपने वो अगर गाना सुना हो, देन उसमें मुझे ऐसा लगता था वीडियो में देखने के बाद कि रणवीर साहब ही गा रहे हैं उस गाने को। और उन्होंने इतना अच्छा इनैक्ट किया। जब मैंने सजन रेडियो सुना गाना, जब मैंने उसका पिक्चराइजेशन देखा, तो इट वाज लुकिंग लाइक कि जैसे कि सलमान साहब खुद गा रहे हैं। हम्म। तो आई गेस ये एक्टर्स की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, कि वो जिस तरीके से भी वॉइस उनको मिले, अगर एक अच्छी प्रेजेंटेबल वॉइस मिल रही है जिसमें उन्हें प्रॉपर प्रोजेक्शन एंड डायनेमिक्स मिल रहा है, एज इन हीरोइज्म उनके कैरेक्टर के हिसाब से अगर एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा इनैक्ट करते हैं। तो इस वजह से प्लेबैक वॉइसेस सारे एक्टर्स पे जाती हैं, जैसे कि पहले भी रहा है हमेशा से। रफी साहब रहे हो, किशोर दा साहब रहे हो, सोनू जी रहे हो, या फिर शान दादा है, तो सब लोग
जब भी गाते हैं तो ये सारी चीजें मुझे झलकती है। मुझे ऐसा लगता है ये एक्टर्स का वो इसका प्लस पॉइंट एक्टर्स को देना चाहिए, क्रेडिट एक्टर्स को देना चाहिए एक्चुअली। जी, बट हम ट्राइंग कि हाँ मैं अच्छा गाऊं सलमान सर के ऊपर। हाँ, लोगों वॉइस पसंद करते हैं, बिकॉज अल्लाह दुआई में मैंने बहुत इंटेंस सिंगिंग की थी। इस बार बहुत ही एनर्जेटिक पेपी नंबर की तरह गाया। बिल्कुल। और उसके पहले जो सजन रेडियो जब मैंने गाया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब उस पे वो इतना ही अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर विद स्माइल इनोसेंस के साथ परफॉर्म करेंगे। तो क्योंकि वो वीडियो मैं नहीं देख पाया था रिकॉर्डिंग से पहले, बट इस सिकंदर नाचे में एक्चुअली आई वुड से ही डिड अ फैबुलस जॉब, और एक टांग पे उन्होंने पूरा गाना संभाल लिया एक्चुअली। अरे सही तो बात है। अगर आपने अच्छा, मतलब एकदम सही कहे। अभी इनफैक्ट इस पे हम यही बोलेंगे कि देखिए आपके है ना गाने, कुछ पेपी हैं, कुछ डिस्को वाले हैं, जी कुछ एकदम दिल जी टूटे, एकदम ऐसा लगता है कि भाई मतलब घुस गए हैं गाने में। तो गानों जी, का हाँ अलग वो अलग चीज तन्हाई, है, हाँ जी उसके हाँ लिए भी जी। आपको मेहनत करनी पड़ती होगी। मतलब जाहिर सी बात है, अब आपको दिल तोड़ना है पहले अपना, कि भाई ए जी दिल है मुश्किल गाना है, दिल तोड़ना है, जी पहले दिल तोड़ना पड़ेगा एक दो दिन। जी, हाँ एक्चुअली वो रांझण दे यार बुल्लिया में आई वुड से कि दैट वाज मोर ऑफ अ सूफी रॉक नंबर आप बोलेंगे, सूफी ऑल्टरनेटिव रॉक रॉक नंबर आप बोलेंगे। बुल्ले शाह साहब का नाम आया तो उनकी पोएट्री ऑफ कोर्स सबको पसंद है, तो शायद से उनका आशीर्वाद लग गया मुझे, आप कह सकते हैं कि बुल्ले शाह साहब ने आशीर्वाद दे दिया तो वो गाना हिट हो गया। और उसमें मुझे ऐसा लगता है उस गाने में दिल टूटने से ज्यादा उसमें आई गेस आई फील मौशी की उसमें मीनू जी, मैम मैं क्या बोलूं मौसी जी बोले तो बस काफी है। अच्छा अच्छा मौसी जी, सो उसमें आई गेस दैट वाज मोर ऑफ अ रॉक एनर्जी, और उसमें जो प्रोनाउंसिएशन और इन सब को लेके मुझे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ा। और ऑफ कोर्स इमोशन से कनेक्ट होते जाते हैं, जब हम लिरिकली उसको समझने लगते हैं तो अपने आप इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ पे मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे प्लेबैक सिंगर कृष्णा बेरा सर वो मिले थे, उन्होंने बोला था अगर गाने में थोड़ा अग्रेशन लाना हो तो 3-4 पिच ऊपर उठा दो इस गाने को, वही गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। तो आई वाज लाइक कि तो मैं समझ नहीं पाया 2 मिनट, तो एज इन आप इसे एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जैसे शान दादा उस दिन एक गाना डब डब कर रहे थे, तो उन्होंने मतलब थोड़ा हाई रेंज पे उन्होंने कहा, उन्होंने बोला अपने आप में एक्सप्रेशन आने वाले हैं, जब वो उनके डबिंग सेशंस को मैं अटेंड कर रहा था उस बीच, क्योंकि वो एनर्जी अपने आप इसलिए आ रही थी क्योंकि पिच का नोट ऊपर कर दिया गया था। तो आप कह सकते हैं जब ऊपर गवाया गया था बोले यार, तो ऑलरेडी इतना इमोशन था कि दर्द निकलने लगा था, थोड़ी देर बाद गले का दर्द सर में आ गया था मेरे गाते गाते, बिकॉज वी टुक अराउंड 4 सेशंस फॉर द सॉन्ग। बट इट वाज फन, ट्रू। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इमोशन से कनेक्ट होना पड़ता है ऑफ कोर्स। अभी तक मुझे बिल्कुल। रोमांटिक गाने आई गेस 1 या 2 रोमांटिक गाने मिले। और हाँ सैड सॉन्ग में हाँ मेरा दिल मतलब उस दिन मुझे दिल टूटा हुआ महसूस हुआ था जब मैंने मिथुन सर का एक गाना गाया था अक्सर 2 का, दैट वाज तन्हाइयां। तो क्योंकि मैं बहुत पेपी नंबर सुनता हुआ स्टूडियो जा रहा था, और पूरा आप कह सकते हैं ना 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 इस वाले मूड में जा रहा था, और जाते ही उन्होंने मुझे कहा मैं तो गाना गाना है, मैंने बोला ओके, मैंने गाया। उन्होंने मुझे गाना सुनाया, सॉन्ग वाज तन्हाइयां तूने क्यों दी है बेवजह रे। तो उसमें दिल टूट गया था, मैंने बोला ये पूरा एकदम एब्स्ट्रैक्ट मुझे जोन दे दिया। मैं सुबह किस मूड से स्टूडियो पहुंचा था कार में म्यूजिक सुनते हुए, और मैंने बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट म्यूजिक गाया था, बट इट वाज फन ऑफ कोर्स टू लर्न डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट इमोशंस टू लर्न। एंड एवरी डे एवरी सॉन्ग इज अ लर्निंग सेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा, और आगे भी मुझे बहुत मजा आने वाला है इसमें, कि मैंने अच्छे से बस डिलीवर कर पाऊँ, माता रानी का आशीर्वाद रहे बस जी। देखिए दर्शक हमेशा यही जानना चाहते हैं कि मतलब ये 3 से 4 मिनट का जो गाना है, वो एक ही दिन रिकॉर्ड होता है या 2-3 दिन लगते हैं। और जाहिर सी बात है, एक गाने में घुसने के लिए जैसा कि आपने कहा इमोशन फीलिंग ये सब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सुबह मूड कुछ और होता है, गाने की अंतरा सुनकर मूड कुछ और बनाना पड़ता है। तो जानना जी, चाहेंगे कितना दिन का प्रोसेस होता है और कैसे आप अपने मूड को समझाते हैं, बनाते हैं गाने के इसे लिए। कहते हैं हम कड़ी हुई मौसी एंड पढ़ी हुई मौसी। देखिए आपने किस तरीके से जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत माइन्यूट सा है, थैंक यू सो मच मैम, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चूंकि रिकॉर्डिंग प्रोसेस अब बदल चुके हैं, अब पहले जिस तरीके से एक साथ पूरी रिहर्सल्स की जाती थी वो प्रोग्राम में मैं शायद से उस एरा को जी पाता, बिकॉज उसमें एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती थी। सारे म्यूजिशियंस एक साथ बैठते थे, 3-4 दिन रिहर्सल्स होती थी। और अभी भी कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग जब बैंड मीटिंग्स करते हैं, मेरे अपने लाइव टीम मीटिंग्स होती हैं लाइव प्रोसेस में, तो हम लोग जैसे मैंने हम लोग जो अपना ईपी कर रहे हैं वो हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट एनीवेज यूजुअली प्लेबैक में ऑफ कोर्स इट अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट एज वेल। जैसे मैं एक सेशन को मुझसे सब लोग ये कहते हैं कि हमें हमें हमेशा एक सेशन डब करके फिर दूसरा सेशन फिर से मांगता है उस गाने का कि मैं फिर डब करूंगा। जैसे आज की डेट में मैं जिस तरीके से डब करता हूँ, जैसे मैं सिकंदर नाचे की बात करता हूँ, तो मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट सबमिट किया था मोशी, फिर मैंने पहला जब मुखड़ा डब किया, मुखड़ा बहुत जल्दी इसका अप्रूव हो गया।
देन उसके बाद फर्स्ट अंतरा डब हुआ, देन उसमें कुछ लिरिकल चेंजेस आए। ऑफ कोर्स समीर सर ने लिखा हुआ है, इज वेरी प्रिसाइज अबाउट एवरीथिंग, इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल हिज वर्ड्स एंड एवरीथिंग, नुआंसेस को लेकर के, फोनेटिक्स को लेकर के, ही इज प्रीटी मच कीन। फिर मुझे फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, तो मैंने 3 ड्राफ्ट में डब किया गाने को। एंड मुझे याद है कि इसमें जो 2 अंतरे हैं उनको मैंने 4 घंटे का अच्छा। एक सेशन किया था। उसके बाद फिर मुखड़े को फिर मैंने शायद से दोबारा डब किया था दूसरे सेशन में, शायद से वार्म अप के लिए मैंने डब किया था, बिकॉज सेम टोनैलिटी लाने के लिए, मुझे सेम एक्सप्रेशन और एनर्जी लेवल मैच करने के लिए फिर से मुखड़ा एक बार रिकॉर्ड किया था, फिर सेकंड सेशन किया था। और मैं इसलिए भी ये बिल्कुल। ब्रीफली शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है। ये सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग एक एक थ्रू में गा देते हैं पूरा पूरा गाना, जैसे सोनू जी इज उनका ग्रास्प बहुत स्ट्रांग है। कहा जाता है कि वो एक मतलब उनको 20 मिनट भी नहीं लगते गाना समझने में। और मुझे डीजल इंजन मान के आप चले, या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल। कि मुझे मुझे मैं अपने आप से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता एक गाने को लेकर के, वो चाहे रिलीज हो जाए और चाहे ब्लॉकबस्टर हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है आई कुड हैव बीन बेटर ऑन द सॉन्ग। तो इस तरीके से मैंने इस गाने के 4 ड्राफ्ट डब किए, 3 ड्राफ्ट डब किए थे, जिसमें से मुखड़े को मैंने 2 बार, मुखड़े को 2 बार डब किया, और अंतरे जो थे मैंने 3 बार डब किए थे। मुझे याद है कि मुझे प्रणव गुप्ता जी, एक्चुअली सॉरी हाँ, प्रणव गुप्ता जी जो शूट मिक्स जिन्होंने किया था इसका, हमारे मिक्सिंग इंजीनियर है। और मुझे डब कर रहे थे हमारे देवर जी साहब हमें डब कर रहे थे, और मुझे डब कर रहे थे, और मुझे याद है अनिरुद्ध सर डब कर रहे थे। तो ही वॉज प्रीटी मच ओके कि यार देख गाना तो याद हो गया है, बट वो प्रोसेस में अगर आप 3 ड्राफ्ट 4 ड्राफ्ट की तरह सबमिट कर रहे हैं, बिकॉज फिर इसमें हमें एडवांटेज भी रहता है, अगर कभी लिरिकली फोनेटिकली अगर कोई वर्ड समझ में ना आया, या फिर वो गाने के साथ नहीं जा रहा, तो देर देर सो मेनी टेक्निकल टर्म्स। एंड हम्म। ऑफ कोर्स जैमेट, जैसा मैंने बताया, प्रीतम दा का प्रोजेक्ट है, तो उनके प्रोजेक्ट्स का डिलीवर हमेशा, बहुत। डिलीवरेबल्स बहुत ही स्ट्रांग आते हैं बाहर, और बहुत ही अच्छा उनके गाने, हर हर गाना ही सुपरहिट होता है एक्चुअली देखा जाए। तो ये जैम एट का ही प्रोजेक्ट था, नो डाउट सिद्धांत मिश्रा साहब ने इसे कंपोज किया, और ऑफ कोर्स बहुत ही ब्रिलियंट ब्रिलियंट बनाया। और एज आई सेड कि 3 4 ड्राफ्ट मुझे लग गए थे। गलती से मिस्टेक गाने में ये हुआ था, मुझे याद है वो एक स्टोरी, शायद से मैंने बताई है कि नहीं बताई आज तक कभी मीडिया में, कि मैंने वो गाना 3 बार डब किया था, और उसके बाद मुझे सुकून नहीं मिला, तो मुझे याद है आकाश मुखर्जी साहब डब कर रहे थे। मैंने उनको फोन किया, अच्छा। मैंने बोला सर मैं स्टूडियो आ जाता हूँ, डब कर लेता हूँ। और मैं स्टूडियो पहुंचा रात में 8 बजे, और जैसे ही मैं स्टूडियो पहुंचा प्रीतम दा के, तो देखा दास सामने खड़े हैं। देखा था क्या कर रहे हैं, स्टूडियो कौन सा गाना डब करने है? तो मैंने बोला था वो गलती से मिस्टेक कहते, अरे वो मिक्स मास्टर हो की गया, क्या कर रहा है तू इधर, तू एक काम कर 100 तरह के सुन ले एक बार जाकर के, जो कि मैंने वरुण धवन साहब के लिए बाद में गाया अच्छा। था डिशू मूवी में। तो दाने बोला अच्छा वो गाना सुन ले, अपने हिसाब से स्केल चेक कर ले, अच्छा। कल डब करते रहना। लोग ओके दादा, थैंक यू। तो आप कह सकते हैं मैं थोड़ा इम्पेशेंट इस मामले में, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने अभी अच्छा डिलीवर नहीं किया, मैं और बेहतर कर सकता हूँ। तो ये हमें ये एडवांटेज भी है, टेक्निकलिटी आप कह सकते हैं डिजिटल पे रिकॉर्ड करने का, बट एट द सेम टाइम वो मैं जब वो सेशंस देखता हूँ पुराने, हम लोग वो सेशंस देखते हैं सारे मिल करके, जिसमें रफी साहब डब कर रहे हैं, लता जी डब कर रही हैं, ऑल दीज बिगीज एंड किशोर दा डब कर रहे हैं, एंड मुकेश साहब डब कर रहे हैं, तो वो शायद से मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहूंगा विद दैट क्रेसेंडो, विद दैट ऑर्केस्ट्रल टीम एज वेल। जी, सॉरी मैंने बहुत लंबा आंसर दे दिया इसका, बट एक्चुअली देखिए ये थोड़ा जो है ना ब्रीफली, आदत, थोड़ा ज्यादा ब्रीफ्ड हो गया। हाँ जी। वो देखिए ये जो आदत है ना जी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पाना और फिर से एक बार और कोशिश करना, यही हाँ आदत जी। हमें लगता है कि और चीजें सिखाती है आगे, कि अच्छा इसको हम और बेटर कर सकते हैं, तो हम अगली बार जी जाके वही अप्लाई करते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे। जी हाँ देखिए गाने एग्जैक्टली। तो आपने खूब जी खूब जी जमकर गाए, लेकिन एक होता है ना सबको ऐसा लगता है कि मेरी हाँ जी। आवाज है ना इस कलाकार में एकदम फिट बैठेगी। जैसे पहले जमाने में होता था कि जी अभिजीत जी जो गाना गाते थे अमिताभ बच्चन की आवाज में फिट होते थे ज्यादातर। तो ऐसे ही जी हम जी। आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या क्या लगता है कि कौन से ऐसे कलाकार है जिन पर आपकी आवाज एकदम फिट बैठती है, कोई कह ही नहीं सकता कि मतलब अलग अलग इंसान है। अ, जी मौसी, मैं मतलब इस विषय में एक्चुअली लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मुझे डेविड धवन साहब ने दिया था, कि जिस अच्छा। तरीके से वरुण धवन साहब बात करते हैं उस तरीके से तुम गाते हो। क्योंकि जब अच्छा। मनमा इमोशन एक गाना आया था दिलवाले में, तो मुझे याद है कि फिर मुझे बैक टू बैक 3 से 4 गाने उनके लिए मिले। एक्चुअली मैं टोटल 5 प्लेबैक किए हैं, तमिल, सॉरी एक तेलुगु और तमिल में भी शायद से मैंने उनके लिए गाया है। वरुण धवन साहब के लिए मुझे याद है कि आई गेस दैट वाज फ्रॉम स्ट्रीट डांसर, जो मूवी आई थी अच्छा। उसमें मैंने उनके लिए गाया था फॉर तमिल तेलुगु। और हिंदी में जैसे मनमा इमोशन में मैंने गाया था कि तो मुझे डेविड धवन साहब खुद डब करने आए थे दूसरे सॉन्ग के लिए, और साजिद वाजिद साहब थे उस समय, वाजिद सर टेक ले रहे थे, जहाँ पे भी उनको महादेव शांत मतलब अच्छा सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान कर, तो वाजिद साहब डब कर रहे थे। मुझे याद है मूवी का नाम था जुड़वा टू। तो हम्म। डेविड धवन साहब आए और उन्होंने मुझे बोला कि जैसे वो बात करता है ना अमित, वैसे तुम गाते हो, तुम्हारा प्रोजेक्शन वैसे ही रहता है। तो जैसे मुझे आप समझ में आया, बिकॉज रीजन इज कि मनमा इमोशन वाज द फर्स्ट एक्लेम्ड हिट ऑफ माइन, मतलब जो सबसे पहला हिट गाना मेरे लिए कहा गया लिस्ट में आया था।
एंड दैट वाज लाइक, गोरिया रे छोरिया रे, तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा, बड़ी तेज भागे रे मनमा, इमोशन जागे रे मनमा, इमोशन जागे। तो उनका था कि वो गोरिया रे, वो सब स्टाइल वो जो तुम्हारा टोन, काफी हाँ। मैच था जी। फिर उसके बाद सुनो गणपति बप्पा मोरे, आप परेशान करे मुझे छोरियां। तो उन्होंने फिर ये डबिंग सेशन लिया और उन्होंने बोला जिस तरीके से तुम एक्सप्रेस करते हो वैसे ही करो। एंड आई एंड इट वाज अगेन अ सुपर हिट सॉन्ग। एंड देन उसी के तुरंत बाद आया, 100 तरह के रोग वो ले भी लूं, इश्क का मर्ज क्या है। तो, तो आप कह सकते हो वरुण धवन साहब पे मुझे ज्यादा बैक टू बैक हिट मिल रहे थे उस बीच में। एंड उसके बाद एक मैंने उनके लिए तमिल में रिकॉर्ड किया, ओ देवा देवा मानेन समानी अड़िगा, ओ देवा देवा मानेन समानी अड़िगा। सो दैट वाज अगेन आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर मैंने बहुत सारे प्लेबैक्स किए एंड आई पर्सनली फील कि उन पे काफी सूट होता है। जैसे टाइगर श्रॉफ साहब पे भी मैंने गाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने, मुझे इनके लिए उनके लिए एक ही गाना गाने को मिला। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि और मिले उनके साथ गाने के लिए। जैसे उनके लिए ओ मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। तो आप कह सकते हैं कि वो यूथ ओरिएंटेड वॉइस है एंड आई एम ट्राइंग टू कीप दैट प्रोजेक्शन इन मी एज वेल अभी भी। देखिए, और अभी है ना, आप है ना वरुण धवन जी के हिसाब से जो गाना गा रहे थे, फिर अचानक टाइगर श्रॉफ जी के हिसाब से हमें तो एकदम ही अलग अलग इंसान लगे कि दो अलग अलग इंसान, दो अलग अलग इंसान गा रहे जी हैं। आप कह सकते मतलब हैं ये गुरुओं को। खासियत होती है। जी मौशी जी, ये गुरुओं को जाता है सारा श्रेय, बिकॉज उन्होंने ट्रेनिंग बहुत तगड़ी करा रखी है यहाँ पे हमारी स्टूडियोज में। और सही इट्स बात। बीन ऑफ कोर्स, ये ऑफ कोर्स गुरुओं में रहता है कि, और प्लेबैक के लिए नो डाउट वर्सेटैलिटी, लर्न अनलर्न, ये दोनों प्रोसेस सीखने पड़े मुझे। आई एम ग्लैड कि मुझे अच्छे मेंटोर मिलते हैं और अच्छे गुरु मिलते हैं और अच्छे टीम मेंबर्स मिलते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग मेंबर्स हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है गाने में केवल सिंगर नहीं होता, इट्स अबाउट द प्रोजेक्ट। तो पूरी टीम को मैं श्रेय देना चाहूंगा हर प्रोजेक्ट के लिए। जी सो देखिए, जी। आज आज के दौर पे ना पुराने गाने वापस से आ रहे हैं, नए तरीके से हाँ लाए जा जी। रहे हैं। हालांकि कोई भी एक अच्छा सिंगर नहीं चाहता कि पुराने गानों के साथ छेड़छाड़ की जाए, जैसे थे जी। वैसे ही होने चाहिए। जी। इसीलिए हम आपसे ये सवाल नहीं पूछेंगे, पर ये जरूर पूछेंगे, आपने इतने सारे गाने बनाए हैं और इतने जी सारे गानों में गाय। आप ही के खुद के गाने, ऐसा कौन सा गाना होगा जो मतलब हमें चाहते हैं कि दोबारा से आए, रिप्राइज होकर आए, नए अंदाज में आए, दर्शक उसे फिर से चाहे। जी। जी मौसी, पहले तो मैंने एक ओले ओले 2.2 गाया। मुझे ऐसा लगता गाया है है। कि मैं बिल्कुल फेवर में हूँ पुराने गानों का रीमेक होने के, बिकॉज द रीजन इज व्हाट, पुराने गानों का मेलोडिकल वैल्यू इतना, रिकॉल वैल्यू इतना है कि अगर वो आज भी आते हैं और अच्छे से रिप्रोड्यूस किए जाए, अगर अच्छे से रीमेक हो, तो उन्हें लोग पसंद करते हैं। और बिल्कुल। मैंने पार्टीज में सुना, जैसे आप कह सकते हैं ओले ओले 2.0 जब आया था, तो उसमें मैंने और अभिजीत भट्टाचार्य साहब दोनों लोगों की आवाज है। मैं डांट नहीं खाना चाहूंगा अभिजीत सर से, क्योंकि अच्छी बात है। इज लाइक अ गुरु टू मी ऑफ कोर्स। मैं तो ओलेले 2.0 बहुत सराहा गया, बिकॉज उसको रिप्रोड्यू जब उसको रीमेक किया गया तो बहुत अच्छे से उसको मेजर किया गया। उसके क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एज अ कॉम्पोजिशन को आप फिर से बनाते हो तो बीपीएम प्रॉपर होना चाहिए। कभी कभी कुछ गाने बीपीएम्स की वजह से थोड़े लेट बैक हो जाते हैं, कभी कभी बहुत फास्ट बिल्कुल। करने के चक्कर में हो जाते हैं, कभी जैज और ब्लूज के चक्कर में हो जाते हैं। तो कुछ थोड़ा सा तो उस पर बैठ के R&D टीम को करनी चाहिए, बैठ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, थोड़ा सा साइंटिस्ट की तरह बैठना चाहिए गाने पे। अभी मुझे गाने का रीमेक मिला जो कि लोगों ने पसंद किया। आई वुड रियली से कि मैं अभी भी ओजी गाने को पसंद करता हूँ। उदित नारायण साहब ने उस गाने को गाया था और गाने का नाम था, मैंने टिप्स के लिए अभी गाया, उनके सिंगल प्रोजेक्ट के लिए रिलीज हुआ एंड पीपल अप्रिशिएटिंग। गाने का नाम था, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ओजी जो गाना था वो मुझे, क्योंकि शायद से ये गाना मेरे बहुत फेवरेट लिस्ट में था, और पर संजीव दर्शन साहब ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया इसे, इसीलिए शायद वो एक पॉपुलर गाने की लिस्ट में आ गया अभी के बीच में। और पर मुझे लगता है कि जो अंतरे थे वो, आई गेस, तुम होते जो दुश्मन तो फिर बात ही क्या थी। तो वो जो ढोलक पैटर्न था वो, पता नहीं, आप सही कह रहे, कुछ चीजों में रह जाता है। तो मैं अपने गाने को क्रिटिसाइज कर लेता, दूसरों का नहीं करता मैं जल्दी अपने नहीं गाए हुए लेकिन में, कि बात, मुझे ऐसा लगता है कि उदित जी ने बहुत अच्छे अदायगी से किया था और लोगों ने आवाज को एक्सेप्ट किया बिकॉज ऑफ द न्यू फ्रेम ऑफ द वॉइस, कि एक नया टेक्सचर देखिए में एक्सेप्टेबल है देखिए जी। हमारा ये मानना है कि आज के जमाने, मतलब पुराने जमाने से लेकर अब तक, अगर हम एल्बम की बात की जाए या फिर
मेमोरी डेटा की बात की जाए तो भर जी जाएगा। ऐसे गाने इतने सारे आ गए हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा गाना गाएं। कैसे एक ही सिचुएशन में चार चार गाने फिट हो जाते हैं। तो वो जो पुराने गाने हैं, कई बार हम बता रहे हैं, कई बार हम एक ऐसा गाना गा देते हैं तो आगे हमारा बढ़िए। बच्चा और बाकी लोग बोलते हैं, ये कौन सा गाना है, जी ये तो हमने सुना ही नहीं। तो जी ये हम सोचते हैं कि नहीं, ये हमारे जमाने का फेमस गाना था। जी अब जी वही जी 3-4 दिन बाद अगर रिप्राइज होकर आ जाए जी तो सबकी जुबान पे चढ़ जाता है। तो हमें जी लगता है कि पुराने वो गाने आने चाहिए जो जी आज की एग्जैक्टली। जनरेशन नहीं जानती है ना। जी ट्रू, पर उनका आपने जैसे सही बोला, उसका प्रोसेस बहुत सही होना चाहिए आने के लिए, क्योंकि बिल्कुल रिकॉल वैल्यू बहुत होती है उनकी। आज बिल्कुल भी कोई बिल्कुल। भी पुराना गाना जब रीमेक रिकॉल पे अच्छे से रिप्रोड्यूस होकर के आता है, फिर से उसको तैयार करके भेजा जाता है मार्केट में, क्योंकि आप कह सकते हैं इसके दो फैक्टर हुए। एक कमर्शियल फैक्टर हुआ, क्योंकि इससे म्यूजिक लेबल्स हम्म को एक अच्छा, एक एक उनके लिए एक बहुत बेनिफिशियल होता है। और जैसे अभी बीच में लोगों ने बोला कि काफी ये ट्रेंड चला था, पुराने गाने नई मेलोडीज नहीं आ रही थी। हम्म। पर मैं अगर उसी में एक बात उसी में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर एक एक्स्ट्रा मेलोडी आती है और लोग, जैसे अभी मैं एक मूवी देख रहा था आपकी, लापता लेडीज देख रहा था, अच्छा। और फ्लाइट में मैं बैठा हुआ था। एंड यूजुअली मैं थोड़ा एनिमेशन और ये सब साईफाई ज्यादा देखता हूँ, जो कि कॉमिक हो। मैं अपने ब्रेन को थोड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं अभी एक मूवी आ रही थी द लास्ट एयरबेंडर, में वो देख रहा था। मुझे बड़ी मजा आती है हम्म, ऐसी बच्चों वाली मूवीज देखने में, बट एकदम से लापता लेडीज में रवि किशन साहब की वजह से देख रहा था, और कोई रीजन नहीं था उसके पीछे। तो क्योंकि वो जो उसमें उन्होंने वो किया है ना, अबे, उस सीन को देखने के लिए मैं पूरी मूवी देख डाली मैंने पूरी एक्चुअली। पिक्चर देख डाली। उस सीन के लिए। एंड रवि किशन साहब अमेजिंग, ही वाज ब्रिलियंट इन द मूवी, ऑफ कोर्स आई लव्ड हिम। तो उसमें गाना था कि ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतारे रे। एक मेलोडी के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट, इतनी मॉडर्न मेलोडी, मॉडर्न म्यूजिक के साथ में आप एक एकदम से एब्स्ट्रैक्ट एक गांव की कहानी देखते हैं, वो बिल्कुल अच्छी लगती है। मेलोडी आई बीच में, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो अच्छा काम करे बॉलीवुड, तो थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। और रीमेक और पुराने गाने आ रहे हैं, उनकी अच्छी बात है, रिकॉल वैल्यू अच्छी है, और अगर बच्चे भी सुन रहे हैं तो उसमें और भी अच्छी बात है। जैसे अभी अच्छा, हरे रामा हरे अगर कृष्णा का आपसे एक बोले, सॉन्ग। जी। हाँ आपसे अगर बोले कि आपके हाँ मन जी। का कोई एक हाँ ऐसा जी। गाना, पुराना हाँ जी। मेलोडियस वाला, उसे हाँ नए जी। तरीके से एकदम घुमा के लाया जाए, जैसे आजकल आ रहे हैं, जैसे ओले ओले आए, ऐसा ऐसा जी कौन सा गाना मतलब पर्सनली अमित चाहेंगे कि उसको मैं दोबारा से बनाऊं। जी, मैं म्यूजिक कंपोजर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ। तो आई डोंट क्रिएट सॉन्ग्स, आई सिंग फॉर देम, बट आई वुड नहीं, रिक्वेस्ट, वापस मतलब गाना मानिए, चाहेंगे अगर आप। अगर मुझे गाना मिले, सॉरी ये सबके पद अलग अलग है ना मैम, तो ऐसा म्यूजिक बनाना और गाना दो डिफरेंट पार्ट हो गए मौसी। बट गाने की बात एक्चुअली है। आई वुड से गाने को, अमिताभ बच्चन साहब का एक नमक हराम मूवी का गाना था, पग घुंघरू बांध मेरा नाची दी हाँ, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची दी, डंग 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 डंग। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। और देखिए इस गाने में तब भी जानती, और हमें लगता है अभी आपने गाया ना, तो हमें लगता है कि रिप्राइज होकर आएगा ना तो लोगों की जबान जी पे चढ़ भी जाएगा। जी, आई गेस इस गाने मैं गाऊं या फिर जिसकी भी किस्मत हो, क्योंकि हर गाना अपनी किस्मत लेके आता है। तो ये आई गेस ये गाने का रीमेक मैं इसका जो नया वर्जन आया है वो मैं बहुत सुनना चाहूंगा, बिकॉज दिस सॉन्ग इज वन ऑफ दोस फन सॉन्ग्स आई गेस। मेरा मॉर्निंग कभी भी मुझे लो फील हो या फिर ऐसा हो, तो मेरे प्लेलिस्ट में ये गाना बजता है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि विनोद खन्ना साहब और अमिताभ बच्चन साहब पे एक गाना था, एकदम से जबान पे नहीं आ रहा वो गाना, पर वो बहुत, मतलब वो बहुत रेयरली आपसे कोई बोलेगा कि आप इसको रीमेक करें। आई गेस ये वक्त की हेरा फेरी है, ये वक्त की हेरा फेरी है, ना तेरी है ना मेरी है, ना मेरी है ना तेरी है, दंग 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 दंग। तो ये चैलेंजिंग गाने, इनको कैसे बिल्कुल रिक्रिएट करता है कोई? इट विल बी फन टू हियर देम, क्योंकि बिल्कुल। उसमें उसमें कॉन्वर्सेशन भी है और मजा भी है। तो मुझे लगता है कि, मजा भी है पता और नहीं क्या आपने उसमें पूछा, और मौशी बहुत बहुत दिन बाद किसी ने पूछा, पर ये दो गाने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजिंग भी और मजेदार भी होंगे अगर कोई इसको रीमेक करता है तो। एंड पीपल विल लव इट देखिए एज वेल। जी कोई करे ना करे, हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा दम है। हमें लगता है कि आप जी। मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए, कैसे ये तो मॉडर्न आपके फेवरेट मॉडर्न गाने मौसी, अगर आप ही को गाना पड़े
तो जी मजा आ जाएगा आपको। जी मौसी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए बढ़िया। अग्री, कंप्लीटली यार अग्री आपसे ऑन द बात सेम करके थिंग। वाकई दिन बन गया, एक ही बार में इतने सारे दैट्स गाने सुन वंडरफुल। लिए, बस अब जाके अपनी प्लेलिस्ट चेंज करते हैं, सारे गाने ढूंढते हैं वापस से जो सुने हैं थैंक आपसे। यू, थैंक यू मीनू मौसी जी, आपने समय निकाला उसके लिए, एंड थैंक यू फॉर फॉर योर काइंड इनविटेशन टू बी ऑन सास बहू और बेटियां शो। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ बहुत लॉट टू बहुत मी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच उम्मीद जी। करते हैं फिर से मुलाकात करेंगे नए गाने के साथ और ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत जय बहुत माता धन्यवाद। दी। और बाकी थैंक यू। दर्शकों से एक ही चीज, सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय।